नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैल्यूएशन सीरीज़ में एक और वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। हम देखेंगे कि कंपनी के आज वैल्यूएशंस कैसे हैं, क्या ये आज महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है, और क्या अभी इसमें इन्वेस्ट करने से हमें फ़ायदा होगा या नहीं। दूसरी चीज़, मैं आपको कंपनी के एस्टिमेटेड प्राइजेज़ के बारे में भी बताऊँगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के फ्यूचर में प्राइस किस तरह से रह सकते हैं। ऑल्दो ये सिर्फ एक एस्टिमेशन ही होगा, फ्यूचर में प्राइजेस इस कैलकुलेशन से थोड़ा डिफरेंट ही होंगे, बट स्टिल हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी के प्राइसेस किस रेंज में रह सकते हैं और क्या आज हमें उसमें इन्वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन पार्ट से। और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ DCF मेथड को। और दोस्तों, DCF मेथड से कंपनी के वैल्यूएशन के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, कंपनी का पास्ट डेटा। दूसरा, कंपनी का एस्टिमेटेड P&L और उसका एस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लो। और तीसरा, हमें इन फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और जिसके बेस पे हम कंपनी की फेयर वैल्यू या फिर जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे। और फोर्थ स्टेप में मैं आपको प्राइस निकालने का एक तरीका बताऊंगा, जिसके बेस पे हम कंपनी के प्राइसिंग का भी एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जिसमें हमें कंपनी के पास्ट डेटा की ज़रूरत है। और पास्ट डेटा के लिए हमें कंपनी का रिपोर्टेड P&L और फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है, वहाँ से हमें कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कंपनी की सेल्स, जो कि हमें कंपनी के P&L स्टेटमेंट से मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर पिछले 10 सालों की सेल्स कंपनी की डाल दी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में मार्च 2020 रिपोर्टेड नंबर्स में कंपनी की जो सेल थी वो 11,600 करोड़ की थी। इसी तरह से हमें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस चाहिए, जो कि हमें कंपनी के P&L स्टेटमेंट से ही मिल जाएंगे। फिर हमें कैलकुलेट करना है कंपनी का टोटल एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को उसकी सेल्स से डिवाइड कर दिया है और यहाँ पर एक रेशियो निकाल लिया है। इसके बाद हमें कंपनी का टैक्स एक्सपेंस चाहिए। ऑल्दो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी ज़रूरत हमें कंपनी के फ्यूचर P&L कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, बट स्टिल ये नंबर बड़े आसानी से अवेलेबल है। हमें कंपनी के टोटल टैक्स को उसकी सेल से डिवाइड कर देना है और यहाँ पर हमें एक टैक्स टू सेल्स रेशियो मिल जाएगा, जो कि हमारे बाद में काम आ सकता है। एक और रेशियो जो है नेट प्रॉफिट रेशियो, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट को, जो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको P&L स्टेटमेंट से ही मिल सकता है, इस नेट प्रॉफिट को अगर हम सेल से डिवाइड कर देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के पिछले 4-5 सालों का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 10% के आसपास है, और ये नंबर्स हमें चाहिए कंपनी के फ्यूचर कैलकुलेट करने के लिए, जिसका हम अभी यूज़ करने वाले हैं। देन हमें चाहिए कंपनी का एब्सोल्यूट नेट प्रॉफिट, जो कि हमें कंपनी की P&L स्टेटमेंट से मिल जाएगा। और लास्ट में हमें कंपनी के फ्री कैश फ्लोज की फिगर चाहिए, जो कि हमें मिलेंगी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से। पास्ट के फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी के रिपोर्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाना है और वहाँ से हमें कुछ नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। और क्योंकि फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फॉर्मूले में जो पहला नंबर है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के टैब से डायरेक्टली मिल जाएगा। वहाँ से ये नंबर्स लाके हमें अपनी टेबल में प्लॉट कर देना है। और दूसरा पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके लिए हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना है और वहाँ से हमें फिक्स्ड एसेट परचेज्ड और फिक्स्ड एसेट सोल्ड का डेटा लेना है। और जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कंपनी का नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कंपनी का फ्री कैश फ्लो, और ये फ्री कैश फ्लो लाकर हम ईयर ऑन ईयर अपनी टेबल में प्लॉट कर देंगे। और इसके बाद हमें 2 और रेशियो कैलकुलेट करने हैं। पहला है फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, जिसके लिए हमें कंपनी के फ्री कैश फ्लोज को उसकी सेल्स से डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ पर एक परसेंटेज मिल जाएगा। और दूसरा है फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, जिसके लिए हमें कंपनी के फ्री कैश फ्लोज को उसके रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट नंबर से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमें फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और ये हम ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ कंपनी का पास्ट डेटा, जिसके अंदर हमने कैलकुलेट किया कंपनी की सेल्स, उसके एक्सपेंसेस, उसका नेट प्रॉफिट और उसके फ्री कैश फ्लोज के नंबर को। और अब हमें कंपनी के पास डेटा के बेस पे इसके फ्यूचर P&L और फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज का एस्टिमेशन करना है। और इसके लिए हमें कंपनी के पास्ट नंबर्स के सामने एक छोटी सी टेबल और बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम शो करेंगे अगले 10 साल का एस्टिमेशन। और दोस्तों, कंपनी का एस्टिमेटेड P&L निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कंपनी की सेल्स से। और सेल्स के एस्टिमेट के लिए हमें चाहिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ। तो उसके लिए या तो हम कंपनी के पास्ट की ग्रोथ को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम किसी एनालिस्ट के नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें ये नंबर्स मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे कुछ एनालिस्ट के नंबर मिले, जिन्होंने इसकी सेल्स का प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से किया है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 7 रिपोर्ट अवेलेबल हैं और यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स ईच एनालिस्ट ने दिए हैं। ऑल्दो यहाँ पर हर एनालिस्ट का नंबर डिफरेंट है, बट हम देख सकते हैं कि ये नंबर स्टिल रेंज बाउंड है।
ये एक रेंज के अंदर है और इसीलिए इनमें से जो भी नंबर सबसे कम होगा मैं उसे कंपनी की फ्यूचर सेल्स के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इन सब में से ये नंबर सबसे छोटा है। इसी तरह से 2022 में भी इन सब में से यही नंबर सबसे छोटा है और यहाँ पर थर्ड ईयर में मेरे पास ये नंबर सबसे कम है और मैंने इन तीनों नंबर्स को फ्यूचर सेल्स के लिए यूज़ किया। लेकिन याद रखिएगा कि ये सारे नंबर्स मिलियंस में हैं, इसे हमें करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जब मैं इसे करोड़ में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मेरे पास जो कंपनी की फ्यूचर सेल्स आती है वो आती है 12,172 करोड़, 13,000 करोड़ और 15,470 करोड़ 2023 के लिए। तो मैंने ये तीनों नंबर्स को कंपनी की फ्यूचर सेल्स के लिए यूज़ कर लिया है और उसके बाद के नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी और इन नंबर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के पिछले 9 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो है 10.8% की, पिछले 5 साल की सेल ग्रोथ 8.1% की है, जबकि पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 8.6% की है। और इन तीनों ग्रोथ रेट्स में से जो नंबर सबसे रीजनेबल था वो था 8.1% का और इसलिए मैंने इस नंबर को अपने फ्यूचर सेल्स एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया है। तो कंपनी की 2024 की जो सेल्स होगी वो होगी मार्च 23 की सेल्स प्लस 8.1% की सेल्स ग्रोथ और इस तरह से मैंने कंपनी के ईच एंड एवरी ईयर की सेल्स को कैलकुलेट कर लिया है। नाउ हमें चाहिए कंपनी के एक्सपेंसेस और इसके लिए मैंने कंपनी के पिछले 5 सालों का एवरेज एक्सपेंस रेशियो ले लिया है जिसे मैंने कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एवरेज है वो 84% ऑफ टोटल सेल्स है और इस नंबर को मैंने यहाँ पर फ्यूचर के लिए यूज़ कर लिया है। इसी तरह से हमें कंपनी का टैक्स एक्सपेंस चाहिए और टैक्स के लिए भी मैंने पिछले 5 सालों का ही एवरेज यूज़ किया है। तो हम देख सकते हैं कि ये अराउंड 5% के आसपास है और इसे मैंने यहाँ पर अगले 10 सालों के लिए प्लॉट कर दिया है। अब हमें चाहिए कंपनी का नेट प्रॉफिट का एस्टिमेट और नेट प्रॉफिट के लिए अगर हम पिछले 5 सालों का एवरेज लें तो वो अराउंड 10% के आसपास आता है और वहीं अगर मैं एनालिस्ट की रिपोर्ट्स को रेफ़र करूँ और वहाँ से ये नेट प्रॉफिट लूँ तो वो अराउंड 13.2% का आता है। और उसके लिए मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैं गया अपनी एनालिस्ट की रिपोर्ट्स में, वहाँ से मैंने कंपनी के नेट प्रॉफिट नंबर्स को उसकी सेल्स से डिवाइड कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर 13 से 15 की रेंज में ही है और ज़्यादातर एनालिस्ट 13% के आसपास ही नेट प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं। प्लस ये हमारे पास्ट का जो एवरेज ट्रेंड है जो कि अराउंड 10% का है उसके भी करीब है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 13.2% का एवरेज नेट प्रॉफिट ले लिया है और नेट प्रॉफिट को एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट करने के लिए मैंने कंपनी की फ्यूचर सेल्स को उसके नेट प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया है और इस तरह से मुझे ईयर ऑन ईयर का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और अब हमें लास्ट नंबर जो इस टेबल में कैलकुलेट करना है वो है फ्री कैश फ्लोज का नंबर और उसके लिए भी मैंने अपने पास्ट ट्रेंड को और एनालिस्ट की रिपोर्ट को ही रेफ़र किया है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के पिछले 5 सालों का जो एवरेज फ्री कैश फ्लो है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल वो अराउंड 7% का है। लेकिन अगर मैं एनालिस्ट की रिपोर्ट में जाता हूँ तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि कुछ एनालिस्ट तो इसको 14% रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनालिस्ट का नंबर 7% के आसपास ही है और इसलिए मैंने यहाँ पर कंजर्वेटिव रहते हुए 7.4% का फ्री कैश फ्लो ही एस्टिमेट किया है। कंपनी के फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज 7.4% ऑफ सेल्स के हिसाब से यहाँ पर आ जाएंगे और इसके लिए हमें चाहिए कंपनी की सेल्स जिसे हमें कंपनी के फ्री कैश फ्लो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर हमें कंपनी के फ्री कैश फ्लो एब्सोल्यूट टर्म्स में मिल जाएंगे। और इसको दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है, वो है फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। उसके लिए अगर मैं कंपनी के पास्ट के नंबर्स ले लूँ तो पिछले 5 साल का जो ये एवरेज है वो अराउंड 66.5% ऑफ नेट प्रॉफिट है। तो उसके लिए मैंने कंपनी के नेट प्रॉफिट को इस एवरेज परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया और एब्सोल्यूट नंबर्स में ले आया हूँ और इन दोनों नंबर्स में से जो नंबर कंजर्वेटिव है मैंने उसे यहाँ पर रेफ़र किया है। आप चाहें तो बड़ा नंबर भी ले सकते हैं बट मैं जनरली इन दोनों को कैलकुलेट करके इनमें से जो नंबर कंजर्वेटिव होता है उसे प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंपनी के फ्री कैश फ्लोज डिराइव कर लिए हैं। तो अगर हम इन स्टेप्स को रिवाइज़ करें तो सबसे पहले तो हमें कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा चाहिए था जो हमें कंपनी के P&L से और फ्री कैश फ्लोज से मिल गया था। इसके बाद हमें इन नंबर्स के बेस पे कंपनी का फ्यूचर P&L और फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करना था, जिसके लिए हमने कुछ एनालिस्ट की रिपोर्ट ली, वहाँ से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया, प्लस कंपनी की ग्रोथ रेट लेके कंपनी की सेल्स, उसका नेट प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो डिराइव कर लिया। और जब ये फ्री कैश फ्लोज हमें मिल गए, अब इन फ्री कैश फ्लोज को हमें डिस्काउंट करना है और इन्हें डिस्काउंट करने के लिए हमें एक और टेबल बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और टेबल बना ली है जिसके अंदर मैं कंपनी के एस्टिमेटेड नंबर्स दिखा रहा हूँ जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है कंपनी की सेल्स, उसके नेट प्रॉफिट और उसके फ्री कैश फ्लोज। और अब हमें इन फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। लेकिन इन फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले हमें यहाँ पर एक टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंपनी का एस्टिमेट किया है वो अगले 10 सालों के लिए किया है। हमें नहीं पता कि इन 10 सालों के बाद कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी और इसीलिए इन 10 सालों के बाद जो भी कैश फ्लोज आएंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए एक कंसेप्ट यूज़ किया जाता है जिसे बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू।
और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कंपनी का लास्ट कैश फ्लो जो कि है मार्च 30 का कैश फ्लो। उसमें ऐड करना है टर्मिनल ग्रोथ रेट को और उसे डिवाइड करना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस टर्मिनल ग्रोथ रेट से। और दोस्तों अगर आप इस पूरे कैलकुलेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जहाँ पर मैंने कंपनी के वैल्यूएशन के सारे स्टेप्स को एक एक करके बहुत ही डिटेल्ड में और एक एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं यहाँ पर ऊपर अटैच करूँगा और उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारे स्टेप्स बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने कंपनी के अगले 10 साल के फ्री कैश फ्लोज और उसके बाद के जितने भी कैश फ्लोज आएंगे उन्हें यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। और इन 10 सालों के बाद जो भी फ्री कैश फ्लोज आएंगे उसके लिए हमने 4% की ग्रोथ रेट ली है और वो इसलिए क्योंकि कंपनी के पास्ट के कैश फ्लोज भी काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो हो रहे थे और इसलिए हमने अज्यूम किया है कि कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज भी ग्रो करेंगे बट एक नॉमिनल रेट से। और अब हमें इसकी निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैंने यहाँ पर 8% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिया है। मैं जनरली यहाँ पर 12% का रिटर्न लेता हूँ बट यहाँ पर मैं 8% इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ब्रिटानिया एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें रिस्क कम है और इसका कॉस्ट ऑफ डेट भी बहुत नॉमिनल है, ये 5% के आसपास है, जबकि बाकी कंपनियों में ये जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी बढ़ जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसे 12% कर सकते हैं बट मैंने मेरे कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पर इसे 8% पे यूज़ किया है। तो जब मैं कंपनी के फ्री कैश फ्लोज को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दूंगा जिसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रेज टू द पावर 1 क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के फ्री कैश फ्लोज हैं। और इस तरह से हम अगले 10 सालों के फ्री कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर लेंगे और साथ ही साथ इसके टर्मिनल कैश फ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई है और इस प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल है वो है 32,734 करोड़ रुपए। यानी कि ये वो कैश फ्लोज हैं जो कंपनी फ्यूचर में बिजनेस करके जनरेट करेगी। और अगर मैं इसे नेट कर देता हूँ कंपनी के डेट से और कैश बैलेंसेस से तो इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है वो आती है 31,319 करोड़ की। और अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स से तो हमें कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी पर शेयर पे जो कि है 1301 रुपये पर शेयर की। यानी कि आज की डेट में कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर है वो 1300 रुपये की है। और अब अगर हम इस वैल्यू को 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डिस्काउंट करें तो हमारी जो लोअर इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 1300 रुपये माइनस 10% यानी कि 1171 रुपये पर शेयर की, जबकि जो हायर इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 1300 रुपये प्लस 10% की यानी कि 1431 रुपये पर शेयर की। जबकि अगर हम इस इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपनी के करंट प्राइस से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 3470 रुपये पर शेयर का है, जबकि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अपने करंट मार्केट प्राइस से कम है। इसीलिए वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी अभी एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों ये तो हुआ कंपनी का वैल्यू एस्टिमेट जिसमें हमने कुछ पैरामीटर्स का अजम्पशन करके कंपनी की फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के प्राइसिंग एस्टिमेट की कि कंपनी के प्राइसेस फ्यूचर में किस रेंज में रह सकते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि ईयर ऑन ईयर अगले 10 सालों के लिए कंपनी के प्राइसेस में क्या मूवमेंट आ सकता है और इस मूवमेंट से हमें किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, इसके प्राइसेस फ्यूचर में डिफरेंट भी हो सकते हैं बट स्टिल हमें इस कैलकुलेशन से एक आइडिया मिल जाएगा कि इसके प्राइस की रेंज क्या है और इस रेंज के अंदर अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इससे किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जो कि हमने अपने कैलकुलेशन से ले लिया था। जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था कि कंपनी का नेट प्रॉफिट अगले 10 साल में क्या रह सकता है, तो हमने इन नेट प्रॉफिट्स को अपनी टेबल में यूज़ कर लिया और इसके बाद मैंने कंपनी के इन नेट प्रॉफिट्स को उसके नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करके इसका फॉरवर्ड EPS निकाल लिया है। तो अब हमारे पास कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ गया है अगले 10 सालों का। और अगर मैं इस EPS को कंपनी के PE रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्राइस मिल जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय PE रेशियो। और इसके लिए मैंने कंपनी का PE रेशियो डिराइव किया है और इसे डिराइव करने के लिए मैंने कंपनी के पिछले 10 सालों का PE रेशियो देख के वहाँ से एवरेज रेशियो निकाला है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के पिछले 5 साल का जो PE है वो 52 का है, जबकि पिछले 3 साल का एवरेज भी 52 का ही है। लेकिन जो इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का PE है वो 46.6 का है और इसी PE को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है अगले 10 सालों के लिए। आप चाहें तो इसे बढ़ाकर 52 भी कर सकते हैं बट मैं कंजर्वेटिव रहते हुए यहाँ पर 46 का PE यूज़ कर रहा हूँ। और जब मैं इस PE को इसके फॉरवर्ड EPS से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाता है कंपनी का एक्सपेक्टेड प्राइस, और ये एक्सपेक्टेड प्राइस मैंने यहाँ पर अगले 10 सालों के लिए कैलकुलेट कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि इसका प्राइस अगले 10 सालों में 6,823 तक भी जा सकता है।
बट दोस्तों याद रखिएगा, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है। एक्चुअल में ये प्राइस टाइम पे वेरी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मार्च 21 में ये प्राइस 3112 का ही हो, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर कंपनी के प्राइस को डिराइव करने की कोशिश की है इसके ट्रेलिंग पीई के बेस पे। तो दोस्तों इस तरह से अब हमें कंपनी के प्राइस और उसके वैल्यू का एक अच्छा एस्टिमेट मिल गया है, जो कि इस वीडियो का मोटिव था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका इसके वैल्यूएशन पे क्या ओपिनियन है। आपके साथ इसके वैल्यूएशन पे एक हेल्दी डिस्कशन करके हम सबको फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।